दोस्तों, सरकार के द्वारा 1 जनवरी 2025 से जीएसटी के ई-वे बिल में बहुत बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। तो आपको क्या तैयारी करनी होगी ताकि आप जीएसटी की कॉम्प्लायंस कर सकें, पेनल्टी से बच सकें, और क्या चेंजेस आ रहे हैं ई-वे बिल से रिलेटेड, इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और सभी लोगों के साथ शेयर भी करें। सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, सबसे पहला चेंज जो ई-वे बिल में किया जा रहा है 1 जनवरी 2025 से, वो है ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड। जैसे ही आप ई-वे बिल पे लॉगिन करते हैं तो आज की डेट में आपको अपना यूज़र नेम एंटर करना है, पासवर्ड एंटर करना होता है। लेकिन कुछ टैक्स पेयर ऐसे हैं जिनकी टर्नओवर 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा है, जिन्हें के वन टाइम पासवर्ड भेजा जाता है, यानी कि OTP भेजा जाता है उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, उसके बाद ही वो लॉगिन कर पाते हैं। तो ये जो फीचर है ये अब दूसरे टैक्स पेयर के लिए भी इनेबल किया जाएगा। तो चलिए समझते हैं कि फीचर किन टैक्स पेयर के लिए इनेबल किया जाएगा। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन फीचर इनेबल किया जाएगा 1 जनवरी 25 से जिन व्यक्तियों की एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर 20 करोड़ रुपए से ज़्यादा होगी। तो इस प्रकार यदि आपके पास पैन नंबर है, ऑल इंडिया लेवल बेसिस पे आपकी एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर देखी जाएगी। यदि 20 करोड़ से ज़्यादा है तो उस केस में मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के द्वारा ही आप लॉगिन कर पाएंगे ई-वे बिल पोर्टल पे। इसी प्रकार 1 फरवरी 25 से जिन टैक्स पेयर की एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा होगी उनके लिए ये ऑथेंटिकेशन लागू किया जाएगा। और 1 अप्रैल 2025 से सभी टैक्स पेयर और यूज़र के लिए ई-वे बिल पोर्टल पे यदि लॉगिन करना है तो आपको मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन से ही लॉगिन करना होगा, यानी कि आपको अपना यूज़र नेम डालना होगा, पासवर्ड डालना होगा और वन टाइम पासवर्ड जो आपके मोबाइल पे आएगा वो आपको एंटर करना है। तो इसलिए सभी टैक्स पेयर से गुजारिश की जाती है कि वो ई-वे बिल पोर्टल पे अपना जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो अपडेट कर लें, क्योंकि इस पे ही आपको OTP आएगा, उसके बाद ही आप ई-वे बिल पोर्टल पे लॉगिन कर पाएंगे। दोस्तों, दूसरा फीचर जो इनेबल किया जाएगा वो है कि आप ई-वे बिल को कब तक जनरेट कर पाएंगे। तो अब आप 180 दिन से ज़्यादा का ई-वे बिल जनरेट नहीं कर पाएंगे डॉक्यूमेंट डेट से। मान लीजिए आपकी डॉक्यूमेंट डेट 5 जुलाई 2024 है, तो 1 जनवरी 2025 को आप ई-वे बिल जनरेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंट डेट के 180 दिन के अंदर ही आप ई-वे बिल जनरेट कर पाएंगे। तो इसके लिए बड़ा बदलाव किया जा रहा है 1 जनवरी 25 से। तो आपको इसके बारे में भी रेडी रहना है, क्योंकि नॉर्मली गवर्नमेंट के द्वारा देखा गया है कि आज की डेट में आप इनवॉइस कभी भी बना सकते हैं और उसके बाद ई-वे बिल भी कभी भी बना सकते हैं। इन दोनों में जो डिफरेंस है वो हो सकता है, ऐसा नहीं है कि जिस दिन आपको इनवॉइस बनानी है उसी दिन आपको ई-वे बिल बनाना है। लेकिन अब गवर्नमेंट के द्वारा लिंकिंग की गई है कि जैसे ही आप डॉक्यूमेंट डेट यानी कि इनवॉइस डेट एंटर करेंगे तो उसके 180 दिन के अंदर ही आप ई-वे बिल जनरेट कर पाएंगे, उसके बाद आप ई-वे बिल नहीं बना पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, एक्सटेंशन ऑफ ई-वे बिल, इससे रिलेटेड भी बड़ा अपडेट किया जा रहा है। अब आप ई-वे बिल के एक्सटेंशन सिर्फ 360 दिन के लिए ही कर सकते हैं। ओरिजिनल जो ई-वे बिल जनरेट किया गया है वहाँ से डेट काउंट की जाएगी। मान लीजिए आपने 1 जनवरी 25 को कोई ई-वे बिल बनाया है तो उसकी जो एक्सटेंशन आप कर सकते हैं, मैक्सिमम आप कर सकते हैं 360 डेज़, यानी कि 25 दिसंबर 2025 तक। तो उससे ज़्यादा एक्सटेंशन नहीं हो सकती है ई-वे बिल में। ये बड़ा अपडेट भी 1 जनवरी 25 से लागू हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों अब आपको बहुत इंपॉर्टेंट काम करने हैं। सबसे पहले तो आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपको अपडेट कर लेना है ई-वे बिल पोर्टल पे, क्योंकि उस पर ही वन टाइम पासवर्ड आएंगे। दूसरा काम है आपको इंटरनल स्टाफ की ट्रेनिंग देना। जो भी व्यक्ति जीएसटी की कॉम्प्लायंस के लिए लायबल है, जैसे कि ई-वे बिल बनाते हैं, उन्हें आपको ट्रेनिंग देनी होगी कि ई-वे बिल को बनाते हुए उन्हें किन बातों का ध्यान रखना है, लॉगिन कैसे करना है, OTP किस व्यक्ति से लेना है। तो इसके बारे में आप अपनी SOP पहले ही बना लीजिए ताकि बाद में कोई कन्फ्यूज़न ना हो और ई-वे बिल की जनरेशन में डिले ना हो। तीसरा इंपॉर्टेंट काम आपको करना है कि आपके यदि सॉफ्टवेयर इंटीग्रेटेड हैं संदेश ऐप से या दूसरे OTP प्लेटफॉर्म के साथ, तो आपको उनकी इंटीग्रेशन को अपडेट कर लेना है। वहाँ पे आपको मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी अब अपडेट करना होगा लॉगिन करने के लिए। तो आप सॉफ्टवेयर कंपनी के साथ टाई अप करके अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करा लें ताकि बाद में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। दोस्तों, अब आपको स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना लेना चाहिए अपनी कंपनी का कि जैसे ही इनवॉइस जनरेट होती है उसके 180 दिन के अंदर आपको ई-वे बिल बनाना है। तो
तो इसके लिए यदि आपका इंटरनल डॉक्यूमेंट रहेगा तो आप सभी स्टाफ में से सर्कुलेट कर दें, ताकि ऐसा ना हो कि आप इनवॉइस तो इशू कर दें लेकिन उसका ई वे बिल ना बने। और पीरियोडिक इंटरनल ऑडिट चेक भी आप लगाते रहें कि क्या ये 180 डेज़ का जो रूल है वो फॉलो हो रहा है या नहीं। तो इसके लिए आप कंट्रोल शीट जरूर मेंटेन करके रखें कि इनवॉइस को इशू आपने किस दिन किया है, उसके बाद उसका ई वे बिल किस दिन जनरेट हुआ है, ताकि बाद में नॉन ई वे बिल को जनरेशन करने की जो पेनल्टी है वो ना लगे। दोस्तों अब आपको जो ई वे बिल की एक्सटेंशन है उसे भी ट्रैक करना होगा कि यदि क्रिटिकल कोई इशू आ जाता है जहाँ पे कि ई वे बिल एक्सपायर हो जाता है तो आप विद इन टाइम जो है उसे एक्सटेंड करवा लें, क्योंकि 360 डे से ज़्यादा की एक्सटेंशन नहीं होगी ओरिजिनल ई वे बिल जनरेशन से। तो इसलिए आपको अपने सभी ट्रांसपोर्टर को और जो लॉजिस्टिक पार्टनर है उनके साथ जो एग्रीमेंट है उन्हें अपडेट कर लेना है और उन्हें नए चेंज के बारे में बताना है, ताकि आपकी जो सप्लाई चेन है वो डिस्टर्ब ना हो, जो गुड्स की मूवमेंट है उसमें कोई बाधा ना पड़े। तो दोस्तों आपको सभी वेंडर को, ट्रांसपोर्टर को, क्लाइंट को इस नई अपडेट के बारे में बताना होगा। जो आपके एग्रीमेंट है वो अपडेट करने होंगे। जो इनवॉइस है उसकी जनरेशन डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी, क्योंकि उससे ही ई वे बिल की जो अपडेशन है वो भी ट्रैक की जाएगी और जो एक्सटेंशन है वो भी इम्पोर्टेंट हो जाएगी। तो इसलिए आप एक कॉम्प्लायंस कैलेंडर ज़रूर बना के रखें, जिसमें कि आप फेज्ड मैनर में कैसे ई वे बिल को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो भी हो और कैसे उसकी कॉम्प्लायंस कर रहे हैं उसकी मॉनिटरिंग की जा सके। तो दोस्तों आपको अपने ERP यानी कि एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग के जो सॉफ्टवेयर है उन्हें अपडेट करना होगा, ताकि उसमें एक ऑटोमेटिक अलर्ट जो है वो जनरेट हो जाए कि आपने डॉक्यूमेंट इस दिन बनाया था, इसका ई वे बिल आपने नहीं बनाया है, या फिर जो इसके ई वे बिल बनाने की डेट है वो एक्सपायर हो रही है या एक्सटेंशन होने की डेट एक्सपायर हो रही है, तो आपको ऑटोमेटिकली पहले ही अलर्ट आ जाए। इसके लिए आप अपने सॉफ्टवेयर वेंडर से कॉन्टैक्ट करके अपने सॉफ्टवेयर को पहले अपडेट करा लें और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी इसमें डलवा लें। तो दोस्तों यदि आपको ई वे बिल की इन गाइडलाइन को इम्प्लीमेंट करते हुए कोई भी चैलेंज आता है, कोई पॉलिसी इशू आता है, तो उस केस में आपको GST नेटवर्क को कॉन्टैक्ट करना है या फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से लाइजनिंग करनी है, ताकि आप जो रेलेवेंट क्लैरिफिकेशन है वो मांग सकें। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कोई गुड्स रिटर्न हो जाती है या कोई जो ई वे बिल की एक्सपायरी है वो ज़्यादा टाइम के लिए हो जाती है, 360 डे का जो रूल है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाना है। तो आप ये सभी केस जो है पहले ही नोट डाउन कर लें और उसके बाद गवर्नमेंट से इसकी क्लैरिफिकेशन मांग लें, ताकि बाद में आपके ऊपर कोई GST डिपार्टमेंट के द्वारा पेनल्टी ना लगाई जाए। दोस्तों यदि आपको कोई और क्वेश्चन हो ई वे बिल जनरेशन से रिलेटेड या GST से रिलेटेड, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को सभी लोगों के साथ शेयर करें, ताकि उन तक की जानकारी पहुंच पाए और वो टाइमली एक्शन ले सकें और GST की कंप्लायंस कर सकें। इस एडवाइजरी को GST पोर्टल से भी डाउनलोड कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट taxhill.com से भी डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। तो दोस्तों आप इस सभी लोगों के साथ शेयर करें और अपनी फाइल में इस एडवाइजरी को जरूर लगा के रख लें, ताकि आपके पास नोटिंग रहे कि कौन सा चेंज कब से हो रहा है और आपको क्या कॉल टू एक्शन लेना है। GST की और अधिक जानकारी के लिए आप CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके डिफरेंट प्लेलिस्ट रेफर कर सकते हैं, जैसे कि GST लेटेस्ट अपडेट, GST नोटिस एक्स्ट्रा।